हेलो स्टूडेंट्स, इस ब्रीफ सीरीज के अंदर एक बार और रिवीजन कर रहे हैं। जैसा पिछले लेक्चर में देखा था, एक चैप्टर का हुआ था। मैं कोशिश करूंगा इस बार काफी सारे चैप्टर्स को कवर करने की, मैक्सिमम चैप्टर्स को कवर करने की, और यहाँ पर वी विल डिस्कस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे और काफी कुछ आपने रिवाइज किया होगा। ओके, नेक्स्ट द चैप्टर सेकंड इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले इसके अंदर आपको डिसाइड करना है आपको पढ़ना क्या है। आपको यहाँ पर देखना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, और उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो आपको प्रॉपर यहाँ पर डिस्कस करना होगा दोनों के बारे में, और कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेल यूनिसेक्सुअल है। यहाँ पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? जब आप उनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस से आप आइडेंटिफाई करते हो कि दैट ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर मेल और फीमेल, तो वो जो आइडेंटिफाई करना होता है दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर मेल और फीमेल ह्यूमंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिल जाता है। मेल के अंदर आपको दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स मिल जाएंगे, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरा एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। सेम कंडीशन फीमेल के अंदर है। फीमेल के अंदर भी मेल और प्राइमरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको बोलते हैं जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और वो सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस है और फीमेल के अंदर ओवरी है। तो यहाँ पर टेस्टिस एंड ओवरी ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर यहाँ पर एसेसरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो उसकी लिस्ट काफी लंबी है। चलो मैं पहले आपको थोड़ा सा टेस्टिस के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद इसके एसेसरी सेक्स ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। टेस्टिस सिंगल पेयर होते हैं। सिंगल पेयर टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट क्यों है, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर 2 to 4 डिग्री। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो 2 से 4 डिग्री कम होना चाहिए, तभी उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और गैमेट्स सर्वाइव करेंगे। दैट मींस स्पर्म्स वहां पर फॉर्म होंगे और सर्वाइव करेंगे, नहीं तो डेथ हो जाएगी। ये क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर है जो काफी बार पूछा हुआ है और पूछते रहते हैं। इसके अलावा टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं। बर्थ से पहले बॉडी के अंदर होते हैं, बाद में बाहर आ जाते हैं। स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दो लेयर्स है। अंदर वाली लेयर ट्यूनिक एल्बुजिनिया है, बाहर वाली वेजाइनलिस है। एल्बुजिनिया जो चैम्बर्स बनाती है, उन चैम्बर्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और वहां पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ डक्ट्स मिलती है जिनका नाम है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती है। मेल जर्म सेल्स स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, सर्टोली सेल्स उनको प्रिजर्व करके स्टोर करके रखने का काम करते। तो यहाँ पर सिंपल सा जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कहां पर हो रहा है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जब टीएस देखते हैं तो टीएस के अंदर आपको वहां पर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस मिलता है। उस स्पेस को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मिल जाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी कहते हैं, एंड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दैट इज मेल एंड्रोजन हार्मोन। अच्छा, इसी के साथ एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको साथ साथ ही करवा देता हूं। दैट इज हार्मोन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोन रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे बॉडी में हार्मोन्स स्पर्म्स को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज GnHRH, गोनेट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो GnHRH है ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट पर, वहां से रिलीज होता है GnH गोनेट्रोपिन हार्मोन, और वो जाता है टेस्टिस पर। टेस्टिस पे जाने के बाद में वहां पर उसमें GnH एक्चुअली दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, LH एंड FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वो जाता है लेडिक सेल्स पर, उनको स्टिमुलेट करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कर सके, और टेस्टोस्टेरोन के कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो होते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, एफएसएच जाता है सर्टोली सेल्स पर, और वहां जाने के बाद में वहां पर वो उनको थोड़ा सा स्टिमुलेट करता है जिससे वो स्पर्म्स को होल्ड कर सके, उनका प्रोटेक्शन कर सके।
तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर। ओके, तो ये आपके सिंपल सा हार्मोन रेगुलेशन हुआ। साथ में मैंने आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बताया है, किस तरह से टेस्टिस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, और आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने बोली है इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में काफी सारे डायग्राम्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब आप डिस्कस करते हैं डायग्राम, जब आप देखते हैं तो वहां पर सबसे पहले टेस्टिस से जो डक्ट्स निकले, टेस्टिस के अंदर कुछ डक्ट्स हैं जिनका नाम है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, रेटे वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब आप समझ जाना कि दैट इज अबाउट अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, रेटिकुलेट, कोई जाली जैसा कोई स्ट्रक्चर है, उसको अपन रेटे या रेटिकुलेट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए बायोलॉजी के अंदर। तो रेटे टेस्टिस है जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कलेक्ट कर रहा है स्पर्म्स को, वो लेकर जाता है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से जाते हैं वो एक पतली सी डक्ट के अंदर जो काफी लंबी होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है, बट वो काफी कॉन्वोल्यूटेड होती है, फ्लैट होती है, थिन होती है, एपिडाइमिस। और एपिडाइमिस से वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस से जाकर यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होकर वो जाती है और बनाती है एक इजैक्युलेटरी डक्ट, जिसके अंदर ओपन होते हैं सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स अपने अपने सिक्रीशंस वहां पर उसके अंदर रिलीज करती है, और उसके बाद में एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बाहर ओपन होता है पेनिस के थ्रू, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ओके, 3 ग्लैंड्स की मैंने यहाँ पर बात की, तो 3 ग्लैंड्स इसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिंगल पेयर है, ये आपको याद रखना है। ये एक्चुअली थोड़ा सा नंबर का आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो है इसके अंदर ऊपर की तरफ वो आपके सेमाइनल वेसिकल है। सेमाइनल वेसिकल सिंगल पेयर होती है, प्रोस्टेट एक होती है बट लोब्स में होती है, तो अपन उसको पेयर में काउंट नहीं करते। ओके, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, और ये सिंगल पेयर प्रेजेंट होती है। काउपर्स ग्लैंड एल्कलाइन सिक्रेशन रिलीज करती है, जिसको अपन एक्चुअली डिस्कस कर सकते हैं एज ल्यूब्रिकेंट। हाँ, इसके अलावा जो बाकी दोनों ग्लैंड्स है वो भी अल्कलाइन सिक्रेशन कर रही है, और तीनों के जो सिक्रेशन है उनको सीमेन प्लाज्मा कहते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ये सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट होती है और सीमेन प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती है। स्पर्म तो आ ही रहे हैं और दोनों मिलकर सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। सीमेन का एजैक्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ सीमेन from penis is called ejaculation. Ejaculation of semen inside the female body is called insemination. तो ये कुछ definitions हैं जो asking होती है, insemination, ejaculation, ये सब आपको याद होना थोड़ा सा जरूरी है। ओके, यहाँ पर मेल वाला सारा डिस्कस कर लिया है। मेल के अंदर क्या क्या, एक थोड़ा सा बाकी है इसके अंदर, और वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस चाहे मेल का है या फीमेल का, उसमें आपको ध्यान रखना है 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले मिलेगा आपको मल्टीप्लिकेशन फेज, देन ग्रोथ फेज, और उसके बाद में मिलेगा आपको मैच्योरेशन फेज। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज है। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर हमेशा माइटोसिस होगा, याद रखना है। ग्रोथ फेज में ग्रोथ होती है और मैच्योरेशन फेज में मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ओके, सिंपल सा है। इसके अंदर मेल के अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। हाँ, बस आपको नाम याद रखने कि सबसे पहले स्टार्ट कहां से हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है ये स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया के बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का डायग्राम आपको याद रखना है। स्पर्म का डायग्राम आपके पास बना हुआ होगा आपके नोट्स के अंदर। मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल मेंशन नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करूंगा जब भी मैं ये आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं उस टाइम जब मैं बोल रहा हूँ तो आप अपनी कॉपी अपने साथ में अपने नोट्स को ओपन करके रखें, तो थोड़ा सा वो आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, स्पर्म के अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला उसका हेड है, उसके बाद में उसका मिडिल पीस है, और उसके बाद में उसकी टेल है। हेड और मिडिल पीस के बीच में एक नेक पार्ट होता है। हेड के ऊपर ही एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर लैक्टिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हेड के अंदर लैक्टिक एंजाइम जो एक्रोसोम है उसके जस्ट बैक साइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के पास में जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद में जो नेक वाला पार्ट है उसके अंदर 2 सेंट्रियोल मिलते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन यहां पर नहीं है। वो जब स्पर्म एंटर करता है किसी एग के अंदर तो वहां पर मियोसिस सेकंड करवाने का काम करता है, क्योंकि एग के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, तो मियोसिस सेकंड के लिए सेंट्रियोल रिक्वायर है, और वो स्पर्म का सेंट्रियोल अगर एंटर करता है तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो टेल का फॉर्मेशन करता है। टेल एक फ्लैजिला है जिसका फॉर्मेशन डिस्टल सेंट्रियोल हो रहा है। एक्चुअली ये 11th क्लास में पढ़ते हैं कि जो सीलिया फ्लैजिला वगैरह जो होते हैं इनका फॉर्मेशन एक बेसल ग्रेन्यूल से होता है, और बेसल ग्रेन्यूल है वो एक सेंट्रियोल ही होता है। जैसे यूग्लिना में डिस्कस करते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी है। वैसे एनिमल सेल्स के अंदर फ्लैजिला नहीं मिलता, बट यहाँ पर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट मिडिल पीस के अंदर
जो टेल फिलामेंट चल रहा है उसके सराउंडिंग एक स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, और वो जो स्पाइरल अरेंजमेंट है दैट इज निबेनकर। यहाँ पर इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल किनारे पर होता है, मिडिल पीस के, ना हेड में होता है ना टेल में होता है, उसको कहते हैं मेंचेट। यहां पर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके फीमेल का है। फीमेल के अंदर सबसे पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहां पर इंटरनल जेनिटेलिया और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया काफी सारे हैं, मेल के अंदर एक ही था बट यहां पर काफी सारे हैं। फीमेल के अंदर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पूछते हैं। सिंगल पेयर ओवरी होती है, ओवरी का डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरह से ओवरी का डायग्राम बनाते हैं। यहां पर इसमें जर्मिनल एपिथेलियम होती है जो फॉर्मेशन करती है यहां पर फॉलिकल्स का। फॉलिकल्स बनते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, और ये फॉलिकल्स बड़े होने के बाद में बनाते हैं एक प्राइमरी फॉलिकल, उससे बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल एंड देन ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और उससे एक एग बाहर निकलता है दैट इज सेकेंडरी oocyte, और ये ओव्यूलेशन कहलाता है। इसके बाद में बनती है एक येलो कलर की स्ट्रक्चर, उस येलो कलर की स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और जो फॉलिकल्स है वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहां पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है, क्योंकि ओवरी गैमेट का फॉर्मेशन कर रही है और जो सेक्स हार्मोन्स उनका रिलीज कर रही है। जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर गैमीट के फ्यूजन में हेल्प करेगी और जो बच्चा बनेगा उसके डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है एक छोटी सी व्हाइट बॉडी के अंदर, इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ल्यूटियम वर्ड हमेशा येलो के लिए यूज होता है, एल्बी वर्ड हमेशा यूज होता है व्हाइट के लिए, सिंपल सा। यहां पर जो ओवरी है, ओवरी का सिंपल सा डायग्राम, आपको एक प्रॉपर डायग्राम आपको बनाना है। अच्छा, एग्जाम के अंदर जब भी डायग्राम अगर पूछते हैं तो डायग्राम बना के आपको उसमें नाम मेंशन करना है, और मैंने पहले ही बताया नेम्स के लिए हमेशा एरो कुछ इस तरह से इंडिकेट रखना है डायग्राम की तरफ। यहाँ बीच में इसका ये आउटर पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स, मिडिल पार्ट इज मेडुला, और पूरा अंदर का जो है वो सारा एक साथ कॉर्टेक्स और मेडुला का जो पार्ट है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर जो इसका एसेसरी स्ट्रक्चर्स है, एसेसरी ऑर्गन्स है, उसके अंदर सिंगल पेयर ओवरी। अच्छा, सिंगल पेयर ओवरी तो ये इसका मेन पार्ट हो गया। उससे जो अटैच है फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब अटैच होती है। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। फेलोपियन ट्यूब बहुत पतली सी ट्यूब होती है। ये जो पतली ट्यूब है दोनों साइड प्रेजेंट होती है, दोनों साइड ओवरी में जाती है, और इसके 3 पार्ट है। एक हैंगिंग पार्ट होता है जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओवरी से अटैच करता है, जिसको फिम्बरी कहते हैं। उसके अलावा इसका जो पीछे की तरफ एक फुला हुआ हिस्सा होता है उसको एम्पुला कहते हैं। बॉडी में कहीं पर भी कोई डक्ट अगर एक फुला हुआ हिस्सा बनाती है उसको एम्पुला ही कहते हैं। ये ईयर में भी प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी होता है, फीमेल में तो है ही, जो पॉपुलर काफी ज्यादा है। उसके अलावा यहाँ पर एक पतला लंबा डक्ट बनती है जिसको इस्थमस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 पार्ट हो गए, इन्फंडिबुलम, इस्थमस, उस और इन्फंडिबुलम और इस्थमस के बीच में एक फुला हुआ हिस्सा एम्पुला। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको फिम्बरी बताई है। अब यहाँ पर फिम्बरी अटैच रहती है ओवरी से, और ओवरी ऐसे हवा में बॉडी में लटकी हुई नहीं है, एक्चुअली वो एक मेसोवेरियम नाम की एक मेजेंट्री से अटैच है। मेजेंट्री होती है एक मसल का एक स्ट्रक्चर जो किसी भी ऑर्गन को बांध के रखता है, कहीं से होल्ड करके रखता है, तो उसको मेजेंट्री कहते हैं। और ये जो मेजेंट्री है इसका नाम मेसोवेरियम है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये तो ओवरी का है। इसके अलावा मैंने आपको जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर दोनों जो फेलोपियन ट्यूब्स है दोनों जहाँ फ्यूज होती है आकर, उसको बोलते हैं फंडस। फंडस के नीचे वाला एरिया जहाँ पर बच्चा चिपकता है और डेवलप होता है उसको यूट्रस या वॉर्म कहते हैं। यूट्रस की वॉल के अंदर 3 लेयर्स होती है, आउटर मोस्ट लेयर एपिमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर जो एक ऐसी लेयर होती है जो बनती और शेड ऑफ हो जाती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो ब्लड टिश्यूज की बनी हुई होती है। मायोमेट्रियम काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे बीच वाली है वो बनी हुई होती है स्मूथ मसल्स की, और स्मूथ मसल्स का जो रेगुलेशन है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो डेवलप होते हैं ऑक्सीटोसिन के कारण। अच्छा, बाहर वाली तो पेरिटोनियम है ही है इसके अंदर। यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया मिल जाते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया काफी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी काफी ज्यादा आस्किंग होते हैं क्वेश्चंस। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल, ये सब चीजें आपको मॉन्स प्यूबिस मिल जाता है। सबसे पहले लाइन से डिस्कस इस तरह से करते हैं सीक्वेंस के अंदर। मॉन्स प्यूबिस जो जेनिटेलिया है उनके ऊपर का एक हिस्सा है जो एक हेरी पार्ट है, हेरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर स्किन प्रेजेंट होती है। स्किन बिल्कुल इस तरह से नहीं होती जैसे यहाँ हाथ को अगर मैं टच करता हूँ वैसा नहीं होता। यहाँ पर इसके नीचे, स्किन के नीचे
प्रेजेंट है कुछ फैटी टिश्यूज। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर इसके अंदर तो बॉडी में जो मॉन्स प्यूबिस है वो एक हेयरी स्ट्रक्चर है, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है। वेस्टिब्यूल कवर्ड रहती है टू लिप लाइक स्ट्रक्चर से, और जो दो लिप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें बाहर की तरफ मिल जाता है आपको एक जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हेयरी स्ट्रक्चर होता है जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं। अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है वो एक नॉन हेयरी स्ट्रक्चर है जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। दोनों लिप लाइक स्ट्रक्चर है। अंदर की तरफ उसमें जो ग्रूव है उस ग्रूव में सबसे ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, बल्ज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लिटोरिस कहते हैं। उसके नीचे यूरिनरी पोर होता है, यूरिथ्रल पोर होता है, और उसके नीचे वेजाइनल पोर होता है। वेजाइनल पोर स्लाइटली कवर्ड रहता है हाइमन से, जो एक मसल की मेम्ब्रेन होती है, और ये रप्चर हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स। उसके अलावा कई सारे रीजन हैं जिससे डैमेज हो सकती है, जैसे एक्सट्रीम कोई साइकिलिंग है या एथलीट एक्टिविटी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, या फिर कोई एक्सीडेंट है तो उसके कारण भी ये रप्चर होने के चांसेस रहते हैं। जब रप्चर होती है हल्का सा ब्लीडिंग होती है। ओके, यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी डिस्कस किए मैंने, कौन कौन सा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर यूट्रस तक पहुंचे थे। यूट्रस के आगे वाला जो हिस्सा है दैट इज सर्वाइक्स। सर्वाइक्स के आगे वेजाइना, और वेजाइना की जो ओपनिंग है वो वेजाइनल पोर कहलाता है। तो ये सिंपल सा इसका सारा डिस्कशन कर लिया है। अब यहाँ पर बात आती है इसमें oogenesis की। यहाँ पर oogenesis इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी सेम चीजें मिलेगी आपको, मल्टीपल फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ये तीनों फेजेस आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, बट एक कंडीशन है, ये जो फेज चलती है ये चलती है बिफोर बर्थ। फीमेल के अंदर थोड़ी सी कंडीशन अलग है। यहाँ पर एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ। उसके बाद में एग बड़े होते हैं, अपनी साइज इंक्रीज करते हैं, और फॉलिकल्स का एक्चुअली क्या होता है, फीमेल के अंदर, एक फीमेल का जब बर्थ नहीं हुआ है उससे पहले उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एग्स का फॉर्मेशन होता है, नंबर लाखों में होता है। पर जब बर्थ होता है तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक वो नंबर कम होता है, और 60,000 to 80,000 एवरेज 70,000 नंबर रिमेनिंग रहता है, और वो साइज बड़े हो जाते हैं और प्राइमरी फॉलिकल्स बना देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जब वो प्यूबर्टी आती है तब वो जो फॉलिकल्स है वो एंटर करते हैं, एक एक फॉलिकल हर महीने, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, और फिर रप्चर होने के बाद में उसमें फिर वो बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर ये सारा काम चलता है। अच्छा, ग्रोथ फेज के बाद में, ग्रोथ फेज में अपनी साइज इंक्रीज करते हैं जो प्यूबर्टी की टाइम है। उसके अलावा जो मैच्योरेशन फेज है, मैच्योरेशन फेज के अंदर सिंपल सा आपको इसके अंदर एक जो मिलेगा वो ये है कि यहाँ पर मियोसिस 1 होता है, और मियोसिस 1 के अंदर एग होल्ड हो जाता है, बट वो मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है बट कंप्लीट नहीं होता है, वो होता है प्यूबर्टी आने के बाद में। तो ये काम भी ग्रोथ फेज में स्टार्ट हो जाता है, बट कंप्लीट कब होगा मियोसिस 1, जब प्यूबर्टी आ जाएगी। प्यूबर्टी आने के बाद वो काम कंप्लीट होगा। अच्छा, उसके बाद में जब मियोसिस 1 हो गया है तो फॉर्मेशन होगा एक बड़े सेल का और एक छोटी सेल का। छोटी वाली सेल को बोलते हैं पोलर बॉडी, और जो बड़ी सेल है वो है आपका सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte अब वेट करता है स्पर्म का, अगर स्पर्म उसके अंदर एंटर करेगा तो ही उसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा, नहीं तो वो रप्चर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और एक नेक्स्ट साइकिल कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है आपके मेस्ट्रुअल साइकिल। मेस्ट्रुअल साइकिल सिंपल सा आप एक बॉक्स बना के पढ़ते हैं जो आपके बुक के अंदर गिवन है, और आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन। टाइमलाइन यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मेंसेस स्टार्ट होते हैं, कुछ डेफिनेशन जैसे मेनोपॉज, मिनार्क। मिनार्क जब फर्स्ट टाइम मेंसेस आते हैं, मेनोपॉज जब बंद हो जाते हैं मेंसेस आने, तो वो 40 से 50 की एज में। अच्छा, अगर आपसे पूछते हैं गैमेटोजेनेसिस कब हो रहा है, तब आपको बताना है गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ से लेकर 40 से 50 की एज तक। बट आपसे पूछ रहे हैं मेस्ट्रुअल साइकिल, तो वो प्यूबर्टी से लेकर 40 to 50 की एज तक। यहाँ इंपॉर्टेंट है डेज, इनको किस तरह से डिवाइड किया है, यहाँ पर जो डिवीजन है इनका वो डिवीजन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कब एस्ट्रोजन ज्यादा है, कब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है, इन हार्मोन्स के फंक्शन, ये हार्मोन्स क्या क्या काम कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियम को होल्ड करना। एस्ट्रोजन के बहुत सारे काम है। एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करता है, वो मियोसिस फर्स्ट करवाता है प्राइमरी oocyte के अंदर। उसके अलावा जिससे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, तो एस्ट्रोजन ही करवा रहा था, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर वो
एंडोमेट्रियम को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो एस्ट्रोजन के फंक्शंस काफी सारे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, यहाँ पर इसमें पिट्यूटाइन हार्मोन्स जो है उनको भी दिखाते हैं। एक एलएच सर्ज काफी पूछता है एग्जाम के अंदर। एलएच सर्ज का मतलब है जब एलएच काफी ज्यादा हो जाता है उसको एलएच सर्ज कहते हैं। तो एलएच जब ज्यादा होता है वो होता है 14th डे। जब 14th डे आएगा तो एलएच ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारा सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। अगर मेंसेस एब्सेंट है इट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। तो अगर पिछले साइकिल सारे रेगुलर है और इस बार अगर मेंसेस नहीं आते तो वो इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट इसके बाद में फर्टिलाइजेशन। तो जो इंटरकोर्स या जो क्वाइटस होता है उसमें मेल स्पर्म रिलीज करता है फीमेल बॉडी के अंदर, और उसके बाद जो स्पर्म्स है वो फ्यूज होते हैं। इसमें एक्रोसोम से निकलने वाले एंजाइम्स एग की मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं, अंदर एंटर करते हैं। एंजाइम्स के दो नाम है, एक हाइलुरोनिडेज है और एक एक्रोसिन है। ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर भी पढ़ना होता है। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर एंट्रम मिलती है, दो लेयर्स है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। उसके बाद में डिस्कस प्रोलीजियस एक स्टॉक होता है जिससे वो अटैच रहता है। कुछ इस तरह का एक डायग्राम बनता है सिंपल सा। यहाँ पर इस तरह का एक डायग्राम आपको मिल जाता है। इसके ऊपर एक लेयर मिलती है जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा और ऊपर फॉलिकल्स मिलते हैं। ये फॉलिकल्स की जो लेयर है दिस इज कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा चिपकी हुई होती है हाइलुरोनिक एसिड से, और जो हाइलुरोनिक एसिड है वो एक टिश्यू सीमेंट का काम करता है, टिश्यूज को चिपकाने का काम करता है। इसीलिए जो एक्रोसोम से एंजाइम आ रहा है हाइलुरोनिडेज उसको डिग्रेड करेगा। ये सिंपल सा ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। ओके, तो ये वाला काम कंप्लीट हो गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। जाइगोट से बनता है मोरुला। जाइगोट से जब मोरुला बनता है वो बनता है क्लीवेज से। क्लीवेज जिसमें सेल का डिवीजन तो हो रहा है बट साइज इंक्रीज नहीं हो रही, ओवरऑल साइज सेम रहती है जाइगोट के। तो मोरुला और जाइगोट में सिमिलरिटी ये है कि दोनों की साइज सेम होती है। मोरुला के अंदर 16 सेल्स मिल सकती है, 8 to 16 सेल्स की जो सेल्स होती है उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ऊपर जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर ये बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, अंदर कैविटी मिलती है ब्लास्टोसील। ये सारा आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। इसके बाद में जब वो अटैच होता है तो उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो फॉर्मेशन करती है प्लेसेंटा का, और होता है इंटरडिजिटेशन, यानी कि अंगुली जैसे कोरिनेक विलाई बनती है ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर, और एंडोमेट्रियम की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दोनों एक दूसरे से इस तरह से फिट हो जाती है, बिल्कुल टाइटली कांटेक्ट में रहती है एक दूसरे से, ताकि वो अटैच हो जाए, गिरे नहीं वहां पर, क्योंकि उसकी साइज भी इंक्रीज होगी, वेट इंक्रीज होगा। ओके, यहाँ पर जब प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा बनने के बाद में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यहाँ पर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो है HCG, वो है HPL, वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो है ही, ये साथ में यहाँ पर जो प्लेसेंटा से भी रिलीज हो रहे हैं। अच्छा, HCG और HPL जो है, HCG इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को, अगर वो यूरिन में प्रेजेंट है तब भी वो इंडिकेट कर रहा है, और जब वो ब्लड में प्रेजेंट है तब भी वो इंडिकेट कर रहा है। मतलब वो जब ब्लड में प्रेजेंस है तो उसकी वो एक 100% कंफर्मेशन टेस्ट है कि द पर्सन इज प्रेग्नेंट, शी इज प्रेग्नेंट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में बॉडी में कुछ हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो जो हार्मोन्स हैं जैसे जो बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, बट वो मिल्क का फॉर्मेशन करता है, उसको स्टोरेज करता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये है कि मिल्क का फॉर्मेशन कौन कर रहा है और रिलीज कौन कर रहा है। रिलीज ऑक्सीटोसिन करवाता है, उसका नाम यहाँ गलती से मत लिख देना क्योंकि वो आता है आफ्टर बर्थ। तो सिंपल सा, अब जब चाइल्ड का बर्थ होगा 9 मंथ के बाद में, जो गेस्टेशन पीरियड है उसके बाद में, तो उस टाइम सबसे पहले जो प्लेसेंटा है और एम्ब्रियो है वो दोनों एक रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं यूट्रस के ऊपर, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो उस रिफ्लेक्स के कारण वहां पर जो स्टिमुलेशंस होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अच्छा, ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस करता है, बट ब्लड में रिलीज उसको पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है, that part is neurohypophysis and release oxytocin into the blood, and the target organ of oxytocin is मैंने यहाँ डायग्राम नहीं बनाया एक्चुअली। जब डायग्राम बनाते हैं तो सिंपल सा जो यहाँ पर बनाते हैं इसके अंदर जो स्मूथ मसल्स है यूट्रस की, तो जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स है वो इसका यहाँ पर टारगेट रहते हैं, और स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे जिससे चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, और उसके बाद में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहेगा। और ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन, लैक्टेशन। जो मेमरी ग्लैंड्स होती है सिंगल पेयर होती है, मैमल्स में प्रेजेंट होती है। इसमें मेमरी लोब्स होते हैं, मेमरी लोब्स के अंदर मेमरी एल्वुलाई होती है जिससे लैक्टिफरस डक्ट्स, और ये डक्ट्स आगे मिल्क को लेकर जाती है, एरुला मेमे वगैरह सब। ये इन्फॉर्मेशन सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो पेल येलो कलर का होता है, इसमें एक एंटीबॉडी सबसे ज्यादा IgA मिल जाती है आपको।
तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जो चैप्टर 3 है वो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में है। इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, सिंपल सा, सबसे पहले तो पॉपुलेशन के बारे में। अच्छा, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो है क्या? ये एक फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड। इसके बाद में यहाँ पर WHO की फुल फॉर्म, RCH की फुल फॉर्म, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में, कब हुआ था, वो सारा कुछ आपको याद रखना है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। RCH की फुल फॉर्म, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये आपको याद रखना है। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम का काफी ज्यादा जो है वो शॉर्टेज है। आज भी मुझे लग रहा है ये काफी कुछ कवर नहीं हो पाएगा, बट करेंगे फिर भी ये। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट आपके पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसको कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए काफी टाइम से इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहे हैं, बट वो रेडियो, टीवी और कोई नाटक वगैरह उनके हेल्प से चलते थे। अब इसके बाद में उनको ये बताते हैं किस तरह से अपन पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल करना नहीं है, इसमें मदर और चाइल्ड की हेल्थ एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एक टेस्ट है, इस पर क्वेश्चन काफी बार पूछते रहते हैं, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है जिसमें एम्ब्रियो के, फीटस के चारों तरफ कुछ लेयर्स होती है, जिनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियन मेम्ब्रेन्स कहते हैं। यहाँ पर एमनियन होता है, कॉरियन होता है, एलेंटॉइस होता है। अंडे देने वालों में योक सैक भी होता है। मैमल्स के अंदर 3 होते हैं, एमनियन, कॉरियन, एलेंटॉइस। एमनियन के अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। उसको इंजेक्शन की हेल्प से बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के, अच्छा, एमनियन, ये जो टेस्ट है ये एक यूजुअल टेस्ट नहीं है कि ऐसा नहीं सब में करते हैं, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है तो ही करते हैं। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, उसमें फ्री सेल्स होती है, उनको स्टडी करते हैं और पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पर इन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स कौन से हैं, इससे भी पता चलता है वो मेल है या फीमेल है। इसीलिए इंडिया में बैन कर दिया। इंडिया में कंडीशन काफी अलग है। ओके, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि इसको बैन क्यों किया इंडिया के अंदर और इसका बेनिफिट क्या है। इससे कोई भी जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, इसकी जगह पर आजकल क्या करते हैं, आप करते हैं सोनोग्राफी, ये एक आपको याद रखना है। उसके बाद में पॉपुलेशन की कुछ इंफॉर्मेशन है, फिर आता है कि कैसे आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये आपको याद रखना है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है आपके नेचुरल मेथड, देन फिजिकल मेथड्स। नेक्स्ट यहां पर आपको मिल जाएंगे कुछ पिल्स मिल जाएगी। अच्छा, ये पिल्स ओरल पिल्स हैं। उसके अलावा आपको एक आईयूडीज मिल जाएगी। यहां पर आपको कुछ इम्प्लांट्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट, यहां पर कुछ आपके सर्जिकल मेथड्स भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, क्या क्या है? नेचुरल मेथड्स के अंदर 3 मेथड्स आते हैं, वो आपको याद रखना है। पीरियडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमनोरिया और कॉइटस इंटरप्ट। तो ये 3 मेथड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सिंपल सा इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। फिजिकल मेथड काफी सारे हैं जो आपको याद रखने हैं। सिर्फ उसमें नाम है, उनको आप याद रखते हैं तो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि मेल के अंदर कौन सा और फीमेल में कौन सा है। पिल्स यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगी। यहाँ पर जो 2 पिल्स मिलती है, एक मिलती है स्टेरॉइडल, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछते रहते हैं, और एक है नॉन स्टेरॉइडल। एक्चुअली दोनों गवर्नमेंट ने बनाई थी, बट पहले जो बनाई थी वो स्टेरॉइडल थी, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। 21 डेज वाली जो पिल थी, मालाडी नाम था। उसके बाद गवर्नमेंट ने डेवलप की CDRI के अंदर, CDRI लखनऊ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नॉन स्टेरॉइडल सहेली, जो वीकली है, और ये जो स्टेरॉइडल थी वो 21 डे पिल होती है, जो फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस से 21st डे तक लेने की होती है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर आईयूडीज है। आईयूडीज भी आपके सिलेबस के अंदर कुछ 3 टाइप की दी हुई है। ये एक नॉन मेडिकेटेड है, उसके अलावा आपके कॉपर रिलीजिंग आ जाएगी, और उसके बाद में आ जाएगी आपके हार्मोन रिलीजिंग। अच्छा, नॉन मेडिकेटेड के अंदर लिपेस लूप है, कॉपर रिलीज के अंदर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और एग्जांपल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछते हैं। हार्मोन रिलीजिंग के अंदर आपको मिल जाएगा इसके अंदर LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, इम्प्लांट्स कुछ जो स्किन के नीचे लगते हैं, और ये
जो फर्टिलाइजेशन है उसको रोकते हैं। सर्जिकल मेथड के अंदर आपको मिल जाएगा ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी एंड एमटीपी। ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर होती है, जिसमें फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब्स है उनको टाई करते हैं और कट कर देते हैं, जिससे अब होगा। अच्छा, ये मेथड जो है दोनों में से किसी एक में होता है, या तो मेल में या फीमेल के अंदर। तो कंडीशन ये है कि ट्यूबेक्टोमी अगर कर रहे हैं तो फिर उसके कपल में जो मेल है उसमें वैसेक्टोमी की रिक्वायरमेंट नहीं, और अगर मेल के अंदर वैसेक्टोमी हो रही है तो उसके कपल में फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। याद ये रखना है, दोनों को हिंदी में नसबंदी कहते हैं। जो वैसेक्टोमी है ये मेल के अंदर होती है, जिसमें वही सेम कंडीशन वासा डिफरेंस जो है उसको कट एंड टाई करते हैं, जिससे स्पर्म्स अब आगे नहीं पहुंचते। तो उनमें सीमेन रिलीज होता है, बट सीमेन के अंदर स्पर्म्स एब्सेंट रहते हैं। एमटीपी जहां पर ये जो एमटीपी है ये जो है आपके जो प्रेगनेंसी है उसका एक टर्मिनेशन है, ठीक है। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। आपकी प्रेगनेंसी जो चल रही है उसको अबॉर्ट कर रहे हैं, उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, बट वो कैसे कर रहे हैं? वो सर्जिकल मेथड डॉक्टर्स कर रहे हैं। वो उस केस में करते हैं जब कंडीशन ये कि प्रेगनेंसी अनवांटेड होती है तो, या हार्मफुल होती है मदर की हेल्थ के लिए, तो उस कंडीशन में उसको एमटीपी सजेस्ट होती है। अच्छा, इसके लिए 1971 में रेगुलेशंस बने थे, लीगलाइज्ड हुई थी, और उसमें भी कंडीशन है कि 12 वीक से छोटा जो होता है बच्चा, जो फीटस है, उसी के लिए ये होती है। उससे बाद में मदर की हेल्थ के लिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए इस पर बैन है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एसटीडी। एसटीडी एक टॉपिक है जिसमें अच्छा ये है कि आपको हर डिजीज का सिर्फ नाम ही पढ़ना है, वो डिजीज किस पैथोजन से हो रही वो नहीं पढ़ना आपको। यहाँ दो डिजीज ऐसी है जो ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, एक हेपेटाइटिस बी और एक एचआईवी एड्स। उसके अलावा क्लेमाइडिया, जो आपके हर्पिस है, जेनाइटल हर्पिस है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये सब सेक्स ऑर्गन्स के डिजीज है। इसके अंदर आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी है। अच्छा, ये डिजीज जो है एसटीडी, इसके काफी सारे नाम है। इसको एसटीआई भी कहते हैं, इसको वीडी भी कहते हैं, इसको वीआई भी कहते हैं। वीआई वेनेरियल डिजीज या वेनेरियल इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसका एक नाम और है आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये सारी डिजीज जो है, ये सब डिजीज मैंने कुछ नाम अभी जो बोले हैं, ट्राइकोमोनियासिस भी इसके अंदर आता है, क्लेमाइडिया आता है, जेनेटल हर्पिस आता है। हर्पिस दो तरह का होता है, एक हर्पिस जो आपके फेस पर या हाथों पर हो सकता है, वो जनरल हर्पिस होता है, बट जेनेटल हर्पिस सेक्स ऑर्गन्स पर ही होता है। गोनोरिया है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है और एचआईवी है। एक पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, जनरली फीमेल के अंदर होती है, और इनके सिम्टम्स ये होते हैं जो यूरिनेशन होता है उसमें पेनफुल होता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, वहां पर पेन होता है एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। और उसके अलावा जो जेनिटलिया है वहां पर कुछ नई स्ट्रक्चर्स जैसे कुछ छोटे दाने वगैरह, रेडनेस, इचिंग, ये सब आपको मिल जाता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ART, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं इस बार। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जिनके बच्चे नहीं है तो वो क्या टेक्निक्स ले सकते हैं? तो उसके लिए दो मेन टेक्निक्स हैं। पहला है इसके अंदर, अच्छा तीन मेन टेक्निक इसके अंदर, फर्दर उसमें आगे पार्ट जाते हैं। पहला है आपके IUI, जिसको AI भी कहते हैं। दूसरा जो टेक्निक है दैट इज GIFT, और तीसरा है यहाँ पर IVF। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबको यही नाम इसी तरह शॉर्ट फॉर्म याद रखनी होती है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश में हिंदी में नहीं है। IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, तो यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन करते हैं, अगर स्पर्म काउंट कम होता है तो इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं। GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अगर फीमेल में गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता तो एक डोनर फीमेल से गैमीट लेकर उसको ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल के अंदर, उसके बाद नेचुरल या फिर IUI अलाउ करते हैं, या फिर नेचुरल इंसेमिनेशन भी अलाउ करते हैं उसके बाद में। तीसरा आता है IVF। IVF के फर्दर पार्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं राइट दी टेक्निक्स ऑफ IVF। अब उसके अंदर आपने अगर ये दो नाम लिख दिया तो गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो IVF के अगर टेक्निक्स पूछ रहे हैं तो उसमें सिंपल सा आपको मेंशन करना है तो मैं सीक्वेंस में लेता हूं इसको, जिस तरह सीक्वेंस में इसको यूज करेंगे। ICSI, तो IVF का मतलब है बॉडी के, अच्छा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन, विट्रो का मतलब किसी बर्तन के अंदर
अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर है या पेट्री डिश के अंदर है, तो उसको, अच्छा यही जो बच्चे होते हैं इनको ही टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं, इनको नहीं कहते, इनको कहते हैं। तो इसका कारण ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब बनते हैं, उसका रीजन ये होता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर उनको फ्रोजन करके रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आईसीएस है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी स्पर्म एक पकड़ते हैं, उसको इंजेक्शन से लेकर सीधा स्पर्म में डाल देते हैं, एग में डाल देते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दूसरा है जेडआईएफटी, ये किया, इसके बाद में या तो ये होता है या ये होता है, तो सिंपल सा, इसके बाद में या तो ये होगा या फिर ये होगा। अगर 3 दिन का एम्ब्रियो है, मोरुला, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तब तो हो जाएगा जेडआईएफटी, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर 5 दिन का एम्ब्रियो है, ब्लास्टुला, अगर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। ये सिंपल सा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको मेंडल के लाइफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उसका बर्थ कहाँ हुआ था? उसका बर्थ हुआ था चेकोस्लोवाकिया, जो ब्रुन सिटी थी। चेकोस्लोवाकिया का नाम अभी चेक रिपब्लिक है, और कंट्री थी ऑस्ट्रिया, यूरोपियन कंट्री। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। वहां पर उसका बर्थ हुआ था। बर्थ के बाद में उसने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करी। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में वो अपना चला गया था एक चर्च के अंदर, प्रीस्ट बना था, और प्रीस्ट बनने के बाद उसको लगा कि उसको फिर पढ़ना चाहिए, तो वो वियना गया। वियना में उसने 2 साल पढ़ा। वहां पर उसने जो सब्जेक्ट पढ़े थे, एक था मैथमेटिक्स और दूसरा सब्जेक्ट था नेचुरल साइंस। एक्चुअली बायोलॉजी को पहले नेचुरल साइंस कहते थे, पहले बायोलॉजी वर्ड ही नहीं था, पहले नेचुरल साइंस कहते थे बायोलॉजी को। तो उसने नेचुरल साइंस, और वियना यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज में आता है वर्ल्ड की, जहां पर मेंडल ने पढ़ा था। वापस वहां से पढ़कर वो ब्रुन सिटी आया, वहां पर एक मैथ्स टीचर मॉडर्न स्कूल के अंदर बना। वहां पर उसने बायोलॉजी वाले टीचर्स को देखा एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, तो उसको भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसने अपने घर के अंदर, क्योंकि उसका फैमिली बिजनेस था हॉर्टिकल्चर, वो माली था बाय कास्ट, अपने होता ना गैलोथ, वैसे वो भी माली था, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल माली होते हैं। मेंडल उसकी कास्ट थी, जॉन उसका नाम था, ग्रेगर उसको मिला था जब वो चर्च के अंदर था। अच्छा, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी है। जैसे टर्मिनोलॉजी के अंदर फैक्टर, मेंडल को जीन के बारे में पता चल गया था, जीन क्या होता है, बट उसने उसको नाम दिया था फैक्टर, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में डोमिनेंट, रिसेसिव, एलील्स की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एलील्स आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एलील। उसके बाद में उनमें डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है, वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रॉस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीनोटाइप फिनोटाइप पता होना चाहिए आपको क्या होते हैं ये एग्जाम में मोस्ट आस्किंग होते हैं। एलील्स, जीनोटाइप फिनोटाइप, टेस्ट क्रॉस, फैक्टर, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर यहां पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले मेंडल ने किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको याद होना चाहिए किस तरह से उसने क्रॉस किए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर उसने एक कैरेक्टर लिया था, वो जो एक कैरेक्टर था वो कैरेक्टर था हाइट ऑफ प्लांट। टोटल 7 कैरेक्टर्स थे, उनके अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स थे। तो यहां पर सबसे पहला जो कैरेक्टर था वो था हाइट ऑफ प्लांट। उसमें कैपिटल टी का क्रॉस किया था स्मॉल टी से। मैंने आपको पहले भी कहा, एग्जाम में जब लिखो पूरा प्रॉपर ढंग से लिखना है। आपको लिखना है पेरेंटल जनरेशन, यहां पर ये ऊपर लिखोगे टी के ऊपर प्योर टॉल, इसके ऊपर लिखोगे प्योर डॉर्फ, पूरा मेंशन करना है। फिर आप इनके गैमीट्स बनाओगे, गैमीट्स के अंदर ये आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा, इनका क्रॉस करवाओगे, ये दोनों साथ में आ जाएंगे। ये मिल गई आपको F1 जनरेशन, पूरा ढंग से लिखना है F1 जनरेशन। और यहां पर मिलेंगे ये टॉल, ये इसको जैसा मिला था वैसे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद इसने क्रॉस करवाया, इसका सेल्फ क्रॉस करवाया और बॉक्स बना के करना है। बॉक्स का नाम याद रखना है, बॉक्स का नाम है पुनेट स्क्वायर चेकरबोर्ड। यहां पर पहले सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, उसके बाद बेचारा मेल का साइन, और उसके बाद ये गैमेट्स लिखोगे आप, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनका क्रॉस करवाओगे। जो जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा उसको मेंशन करोगे। जीनोटाइप यहां पर आता है 1:1 और फिनोटाइप आता है इसके अंदर 3:1, क्योंकि यहां पर 75% प्लांट टॉल थे दिखने में, इसलिए 75% और 25% का 3:1 आ गया। बट वो जो 75 थे उनमें भी प्योर टॉल थे 25 और हाइब्रिड टॉल थे 50%, इसलिए जीनोटाइप आ जाता है 25, 50, 25। अच्छा, सेम इसके अंदर कंडीशन आती है। अब यहां पर ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नेक्स्ट आता है आपके डायहाइब्रिड क्रॉस। तो जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, इस डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 2 कैरेक्टर लिए थे उसने, वो था
कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इनका क्रॉस करवाया था, क्या मिला था? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछता है, अच्छा पहले तो लिया क्या इसने, ये जो लिया है इसने वो है यहाँ पर प्योर येलो, प्योर राउंड, प्योर रिंकल्ड, प्योर ग्रीन। तो यहाँ पर इनका जो क्रॉस करवाया मिला F1 जनरेशन के अंदर येलो राउंड, ये हाइब्रिड है। और जो F2 जनरेशन मिली ये F1 हो गई, और उसका जो F2 मिली उसमें बड़ा वाला चेकरबोर्ड बनेगा 16 कॉलम्स वाला, और उसके अंदर मिला इसको जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो मिला 9:3:1, टोटल 16 हो जाता है। और जो जीनोटाइप मिला वो मिला 12:24:12:12:1। तो यहां पर इस तरह से आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको याद नहीं रहता तो मैं जो जनरली स्टूडेंट्स को बताता हूं याद रखने के लिए, वो ये है कि इस सीक्वेंस के अंदर 4 बार 1 आता है, 4 बार 2 आता है और 1 बार 4 आता है। अच्छा, नंबर आगे पीछे चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, बट यहाँ पर आपके नंबर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 टाइम 1, 4 टाइम 2 एंड सिंगल टाइम 4, ये ध्यान रखना है इसके अंदर आपको। तो ये सिंपल सा आपको मिल जाता है, क्योंकि कई बार नीट के एग्जाम में जब पूछते हैं ना तो वो वहां पर ये भी दे सकते हैं। दिस विल बी ओके, तो ये भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो टोटल नंबर मैच करना चाहिए इसके अंदर। ओके, ये आपसे एग्जाम में पूछते हैं, आपको ये बताना है जीनोटाइप फिनोटाइप, सिंपल सा क्वेश्चन, लंबी एक लाइन क्वेश्चन देके आपसे पूछते हैं। अच्छा, इसके बाद में इसके कुछ लॉज हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है मेंडल का वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ है इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि जो डोमिनेंट होगा वही शो होगा। जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमीट। प्योरिटी ऑफ गैमीट का मतलब ये है कि जो गैमीट्स होते हैं ऑलवेज प्योर होते हैं, कभी भी गैमीट्स हाइब्रिड पॉसिबल ही नहीं है। ये मैंने कहा हाइब्रिड है बट ये गैमीट नहीं है, मैंने कहा ये हाइब्रिड है बट ये गैमीट नहीं है। इसके जब आप गैमीट्स बनाते हो, 4 तरह के गैमीट्स बनते हैं इसके, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो यहां पर जो गैमीट्स है ये गैमीट्स हमेशा प्योर होंगे। अच्छा, आप इसको मत देखना कि एक स्मॉल एक कैपिटल, ये अलग अलग है ना, ये अलग है, ये वाई ग्रीन के लिए है, ये आर राउंड के लिए है, ये वाई येलो के लिए है, ये आर राउंड के लिए है, तो ये अलग अलग है, इसलिए ये हाइब्रिड नहीं होगा, ये एक प्योर ही फॉर्म होगी। तो गैमीट्स हमेशा प्योर होते हैं, ये इसका सेकंड लॉ है। और जो भी गैमीट अपने आप को शो नहीं करता F1 जनरेशन के अंदर, रिसेसिव गैमीट, वो F2 के अंदर खुद को सेग्रीगेट कर लेता है और अपने आप को शो करता है। जैसे यहां पर ये करता है, स्मॉल टी शो नहीं कर रहा बट यहां पर ये अपने आप को शो कर रहा है 25%। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ एक्सप्लेन किससे होगा? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। बट जो थर्ड लॉ है ये एक्सप्लेन होगा इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस से, ये ध्यान रखना है आपको, सिंपल सा। तो ये मोनो से हो जाएगा, ये मोनो से हो जाएगा, बट ये डाइहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन होगा। और वो भी क्या, ये 9:3:1। तो इसके लिए अपन मेंशन करते कुछ इस तरह से, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। तो यहां पर भी ये दोनों, एक ये और एक ये। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि जब 2 और मोर देन 2 जीन्स का एक इनहेरिटेंस होता है, तो अगर आपसे एग्जाम पूछते हैं मोर देन 2 जीन्स का इनहेरिटेंस, तो या 2 जीन्स का इनहेरिटेंस, तो उसके अंदर डाइहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा। तो यहां पर जब 2 जीन्स एक दूसरे के साथ में आगे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक जीन दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर के बिना अपने आप कैरेक्टर शो करता है, ये येलो है, यहाँ पर ये राउंड है, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ यानी कैपिटल वाई के बिना अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता है कि कैपिटल वाई इज नॉट डिपेंड ऑन आर, कैपिटल आर, एंड कैपिटल आर इज नॉट डिपेंड ऑन कैपिटल वाई। तो ये दोनों अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बाद में आते हैं मेंडल के लॉज के कुछ एक्सेप्शंस। जैसे यहां पर जो पहला एक्सेप्शन है आपके, वो है आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब मेंडल को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, को डोमिनेंस भी पता नहीं था उसको। तो यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि जब डोमिनेंट दो जो ऑर्गेनिजम्स है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं है, उसको कह रहे हैं अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस जब दोनों एक दूसरे में बराबर डोमिनेंट है उसको बोल रहे हैं को डोमिनेंस। तो यहाँ पर एग्जांपल याद रखना है, इसका एग्जांपल है आपके मिराबिलिस जलापा, जिसका एक कॉमन नेम है 4 o'clock प्लांट। एक और एग्जांपल है स्नैपड्रैगन, जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीराइनस। साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल आता है, अंडरलाइन करना होता है। को डोमिनेंस के अंदर जो एग्जांपल बुक में गिवन है दैट इज ऑफ ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड ग्रुप से एक्सप्लेन करना है।
अच्छा, इसका जो रेशियो मिलेगा जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम मिलता है 1:1 1:1, इसीलिए तो ये अलग है इससे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और वो कंप्लीट डोमिनेंस है, इसलिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद में कोडोमिनेंस के बाद में नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आपके गिवन है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान से नोट्स पे से पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, और वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कैसे करता है, मतलब डोमिनेंट है या नहीं है। तो वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन होती है कि कब वो डोमिनेंट होता है और कब वो डोमिनेंट नहीं होता है। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है एंजाइम के फॉर्मेशन में, क्योंकि आपकी बॉडी में जो जीन्स हैं, जीन्स फॉर्मेशन करते हैं आरएनए का, क्योंकि जीन्स डीएनए पर होते हैं, वो एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से एंजाइम बनता है, और एंजाइम फंक्शन करता है। अगर एंजाइम कंप्लीट है, एक्टिव है तो काम करेगा, कई बार वो इनएक्टिव होता है तो काम नहीं करता है, तो वो कंडीशन सिंपल सी यहाँ पर आपको मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर एक टॉपिक है आपके लिंकेज। लिंकेज के बारे में बताया था टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, उसने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पर। अच्छा, एक आपको उससे पहले जो दिया हुआ है वो भी याद रखना है, वो है आपके एक सिंपल सा टॉपिक है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस याद रखना है, इसके बारे में बताया था आपके सटन एंड बोवेरी ने, जो कई बार एग्जाम में आस्किंग होता है। ओके, मॉर्गन ने बताया था, ड्रोसोफिला पर काम किया था, उसने लिंकेज के बारे में बताया था। लिंकेज जिसमें दो जीन्स अपने साथ में है और अगली जनरेशन में भी साथ में रहते हैं, यानी पेरेंट्स में साथ में थे, अगली जनरेशन में साथ में गए। और इसका जो इनका स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, उसने एक मैप दिया था जिसको लिंकेज मैप या रिकॉम्बिनेशन मैप कहते हैं, जिससे आपको देख के पता चल जाएगा कि उनमें लिंकेज है या रिकॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर सिंपल सा यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा, हैंकिंग ने ग्रास ऊपर के अंदर देखा था कि वहां पर उसके पास में एक्स क्रोमोसोम तो है, एक एक्स क्रोमोसोम है, बट दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है ग्रास ऊपर के अंदर मेल में, बट दूसरा नहीं है। फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। अच्छा, ये दोनों एलोसोम्स हैं, ये ऑटोसोम्स नहीं है, दोनों एलोसोम्स हैं। एलोसोम्स का मतलब क्या है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स है। देखो यहाँ पर जो दो लिख रहा हूं मैं क्रोमोसोम, इसका मतलब ये नहीं है कि दो ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो चाहे कितने भी हैं, लास्ट के जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, वो क्रोमोसोम्स यहाँ पर एलोसोम्स होंगे, और उसके अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे ऑटोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पर इसमें एक क्रोमोसोम कम है, जब क्रॉस होगा तो सिंपल सा ये फीमेल, यहां पर मेल, तो 50-50% चांसेस है मेल और फीमेल होने के। अच्छा, सेम कंडीशन आपको ह्यूमन और ड्रोसोफिला में मिल जाती है, ये याद रखना है, ये ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक फ्रूट फ्लाई है जो फ्रूट्स के ऊपर मिल जाती है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इसका साइंटिफिक नेम है। इनमें मिलता है XY टाइप का, तो मेल में XY, फीमेल में XX। इसी तरह से अगर बर्ड्स की बात करें अपन, तो बर्ड्स के अंदर यहां पर सिंपल सा आपको ZW टाइप का मिलता है। तो ह्यूमन में ड्रोसोफिला में कौन सा मिल रहा है, XY टाइप। ग्रासहोपर में कौन सा मिल रहा है, XO टाइप। बर्ड्स में मिल रहा है आपको ZW टाइप। अच्छा, यहां पर एक कंडीशन और आपको ध्यान रखनी है, यहां मेल के अंदर हेट्रोगैमेटी मिल जाएगी, यहां भी मेल में हेट्रोगैमेटी मिल जाएगी, बट ये ZW मिलेगा आपको फीमेल के अंदर। बर्ड्स के अंदर फीमेल में हेट्रोगैमेटी होती है, जबकि जो मेल है वहां पे मिलेगा आपको ZZ। चांसेस वही बच्चे में 50-50%। अब आता है लास्ट आपके हनी बी का। हनी बी में थोड़ी सी कंडीशन अलग है। 3 तरह की हनी बी होती है एक हाइव के अंदर। एक होती है उसके अंदर क्वीन। एक हाइव के अंदर अगर मैं बताऊं आपको कंडीशन के 40,000 बीज है, तो 40,000 बीज में से एक क्वीन होगी। वहां 37,000 अप्रोक्सीमेटली 37,000 उसके अंदर वर्कर होगी, और 3,000 4,000 2,500 के आसपास कुछ वहां पर ड्रोन मिलेगा आपको। पहले मैं ड्रोन ले लेता हूं, वर्कर को थोड़ा साइड में रख देते हैं। अच्छा, एक कंडीशन और, ये होते हैं 2n, ये होती है 2n, बट ड्रोन्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस n इक्वल्स टू 16, 12 इक्वल्स टू 32, और यहां पर भी 32। होता यह है कि जब भी, ये कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का, जब भी कंडीशन ये है कि जब भी कहीं पर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होता है तो उसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है। तो यहां पर माइटोसिस होगा और माइटोसिस से गैमीट का फॉर्मेशन होगा। यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस होगा, क्योंकि ये 2n है।
तो मियोसिस हमेशा 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड हुआ, टोटल 4 सेल्स बनी यहाँ पर। अब कंडीशन ये है कि अगर इनका फ्यूजन हो जाता है तो उनसे बनेगी 2n सेल, और 2n सेल बनाएगी वर्कर। बट यहां पर इनसे, ये जो हैप्लॉइड है, इनसे होगा पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और मोस्टली ये फीमेल गैमीट से ही होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम गैमीट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर बनेंगे ड्रोन जो हैप्लॉइड होंगे, बट इनसे बनेगी वर्कर। वर्कर में से एक क्वीन बनती है, वो एक अलग स्टोरी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर कभी डिस्कस करेंगे उसको। ओके, यहाँ पर सिंपल सा ये कंप्लीट हुआ। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको याद रखना है, कैसे ग्रासहोपर में हो रहा है, कैसे ह्यूमन ड्रोसोफिला में हो रहा है, इसमें कौन सा मेल हेट्रोगेमेटी है, कौन सा फीमेल हेट्रोगेमेटी है, बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगेमेटी है। लास्ट क्रोमोसोम हमेशा ही छोटा होता है। सिंपल सी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो लास्ट क्रोमोसोम होता है वो छोटा होता है। तो सिंपल सा जो वाई होगा वो क्या होगा, एक्स से छोटा होगा। यहाँ पर जो डब्ल्यू होगा वो Z से छोटा होगा। तो ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। आप ये नहीं कह सकते कि Z इज नॉट देन Z, ये लास्ट है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि Z से, ये दोनों बराबर होंगे। बट यहाँ पर जब Z और W है तो W Z से छोटा होगा, Y X से छोटा होगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। इसके बाद में आते हैं कुछ डिजीज डिसऑर्डर्स। तो आपके जो डिजीज डिसऑर्डर्स है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक मेंडेलियन डिजीज है और दूसरा क्रोमोसोमल डिजीज है। तो मेंडेलियन डिजीज के अंदर सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों में ब्लड कम हो जाता है, बट कंडीशन ये है कि जो आपका सिकल सेल एनीमिया है ये एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी की क्वालिटी खराब होती है। इसमें होता ही है, और जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। अच्छा, पहले मैं बताता हूँ थैलेसीमिया में क्या होता है। पहले सिकल सेल एनीमिया डिस्कस करते हैं। सिकल सेल एनीमिया होता है अगर किसी पर्सन के अंदर सिकल सेल एनीमिया में अगर उसमें ये जीन प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो वो डिजीज वेक्टर होगा। अगर इसमें ये कंडीशन प्रेजेंट है SS, तो वो डिजीज होगा, ये वेक्टर होगा। और अगर कुछ इस तरह की कंडीशन है इसके अंदर तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये डिजीज कंडीशन है और ये वेक्टर वाली कंडीशन है। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये होमोजाइगस S डिजीज है, होमोजाइगस A नॉर्मल है, बट हेटेरोजाइगस वेक्टर होंगे। ओके, इसमें होता क्या है, इसमें अगर किसी पर्सन में जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो इसमें होगा ये कि उसका जो 11th क्रोमोसोम है, बीटा ग्लोबिन चेन, हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन चेन का 11th क्रोमोसोम का जो 6th अमाइनो एसिड है, ये फिक्स इंफॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूं, उसमें होता है GAG। GAG में म्यूटेशन होता है और A की जगह आ जाता है U। GAG कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, उसकी जगह GUG कोड करता है वैलिन को। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये सिंपल सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी। अच्छा, अब बात आती है आपकी थैलेसीमिया की। इसमें होता ही है कि ऐसा होने से जो हीमोग्लोबिन है वो बैंड हो जाता है। हीमोग्लोबिन के बैंड होने से जो आपकी आरबीसी है यूजुअली लाइक दिस, दैट बिकम लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरह से होता है, सिकल शेप। सिकल वो हसिया जो होता है ना घास काटने वाला, साउथ की मूवीज में चेन्नई एक्सप्रेस में देखा होगा आपने, तो उसके जैसी कुछ हो जाती है, तो उसको जो है सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा थैलेसीमिया के अंदर, थैलेसीमिया मैंने कहा क्वांटिटेटिव है, उसमें हीमोग्लोबिन कम बनता है। उसका रीजन ये है, 2 टाइप का होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया और एक बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया होता है आपके जो 16 क्रोमोसोम है उस पर प्रेजेंट जीन के कारण, और जो बीटा ग्लोबिन चेन है उस पर जो 11th क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है उसके कारण होगा आपके बीटा थैलेसीमिया। अच्छा, 16th क्रोमोसोम पर जो प्रेजेंट है वो है आपके HbA1 एंड HbA2। यहां पर 2 जीन्स हैं और 2 जीन्स का मतलब है 4 एलील। यहां पर एक ही जीन है जिसका नाम है HbB। HB का मतलब हीमोग्लोबिन, A का मतलब अल्फा और फर्स्ट जीन, हीमोग्लोबिन अल्फा सेकंड जीन, हीमोग्लोबिन बीटा। तो यहां पर जो है वो कंडीशन है नहीं 1 2 की, क्योंकि एक ही जीन है। अच्छा, एक जीन है, इसका मतलब क्या है, 2 एलील्स है। यहां पर टोटल 4 एलील्स है। यहां पर अगर आपसे पूछते हैं ज्यादा डेंजरस कौन सा दोनों में से, तो बीटा वाला, क्योंकि अगर इसमें एक एलील गायब हो गया तो बीटा चेन 50% बनेगी, जबकि यहां अगर एक एलील गायब हुआ तो अल्फा चेन 75% बनेगी फिर भी। तो इस तरह से जो है कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर। एक डिजीज है आपके
फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड है जो हमें खाने से मिलता है, फूड से मिल जाता है। उसको हमारे 12वें जो क्रोमोसोम है उस पर एक जीन प्रेजेंट है, वो उसको चेंज, वो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। वो फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन के अंदर। टायरोसिन बहुत सारे फंक्शंस करता है, मेलानिन बनाता है, मेलानिन जो स्किन का पिगमेंट है, उसके अलावा जो आपके थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, वो ऑक्सीडेशन करता है, कुछ एंजाइम्स का भी फॉर्मेशन करता है। बट अगर किसी पर्सन में वो एंजाइम एब्सेंट है तो उस कंडीशन के अंदर वहां पर वो एंजाइम अगर एब्सेंट या जीन एब्सेंट है तो एंजाइम नहीं बनेगा, जीन म्यूटेट हो गया तो एंजाइम नहीं बनेगा। उसमें फिनाइल एलेनिन तो खाने से मिल ही रहा है, बट वो फिनाइल एलेनिन चला जाएगा ब्रेन के अंदर और डिपॉजिट होगा इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल पायरुवेट और ब्रेन डिसऑर्डर कॉज करता है, वो मेंटल रिटार्डेडनेस कॉज करता है। इसका नाम फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU इसलिए दिया क्योंकि ये जो डिजीज है, इस डिजीज के अंदर इसका जो डायग्नोसिस होता है वो होता है यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस से। नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पर आपके ये तो ऑटोसोमल डिजीज थे जो 3 डिस्कस की। इसके अलावा एलोसोमल डिजीज जो है, एलोसोमल के अंदर आज पे आ जाता है थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और PKU ये ऑटोसोमल है तीनों, ठीक है, रिसेसिव है। जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है रिसेसिव है बट एलोसोमल है। जो एलोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है उसका जीन प्रेजेंट होता है X क्रोमोसोम के ऊपर। यहाँ पर हीमोफीलिया फीमेल को नहीं होता, मिलता ही नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस फीमेल में मिल सकता है, इनहेरिटेंस दोनों का सेम है। यहाँ पर दोनों के अंदर कंडीशन ये मिल जाएगी आपको कि इसके अंदर जो आपको हीमोफीलिया है इसमें अगर इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है एट द टाइम ऑफ इंजरी और लॉस ऑफ ब्लड के कारण डेथ हो जाती है। इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलत लिखते हैं 10 बार बताने के बाद भी। रॉयल डिजीज इसलिए नहीं कहते हैं कि रॉयल लोगों को होती है, रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्वीन थी उसको था, इंग्लैंड की जो क्वीन थी विक्टोरिया, उसकी पेडिग्री में था ये। अब स्टूडेंट लिख देते हैं क्वीन विक्टोरिया को था, अभी मैंने कहा फीमेल में होती नहीं पहली बात तो क्वीन विक्टोरिया को नहीं थी, उसके अंदर जीन था, उसकी पेडिग्री में इसका जीन प्रेजेंट था, वो वेक्टर थी, वो डिजीज नहीं थी। तो फीमेल वेक्टर हो सकती है बट डिजीज नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। ये वेक्टर है, ये डिजीज है एंड दिस वन इज ऑल्सो डिजीज्ड। तो मेल में अगर एक भी एक्स पर आ गया तो वो डिजीज हो जाएगा, बट फीमेल दोनों एक्स पर होना जरूरी है, बट ऐसा नहीं मिलता। और अगर ऐसा मिल भी जाता है बाय चांस, बहुत रेयर है, फीमेल की डेथ हो जाएगी एट द टाइम ऑफ मेंसेस। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है आपके डाउन सिंड्रोम। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जो आपकी आईज है उसके अंदर रेटिना पर 2 टाइप की सेल्स होती है, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। कोन सेल्स के ऊपर, कोन सेल्स जो है उसमें 3 टाइप की कोन सेल्स होती है, एरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब एंड साइनोलैब। जिस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है उसमें एरिथ्रोलैब एंड क्लोरोलैब एब्सेंट होती है, इसके कारण वो पर्सन ग्रीन एंड रेड कलर के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन है, वो बिल्कुल अलग टाइप के कलर्स दिखते हैं उनको, तो इसलिए जो है वो उनको पता नहीं चलता उन कलर्स के बारे में। तो ये कलर ब्लाइंडनेस है, मेल फीमेल दोनों, क्योंकि डेथ कॉजिंग नहीं है ना, ये डेथ कॉजिंग नहीं, इसलिए फीमेल में मिल जाता है। अगर डेथ कॉजिंग होता तो ये फीमेल में नहीं मिलता। हीमोफीलिया डेथ कॉजिंग है इसलिए फीमेल में नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट आपके जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसके अंदर आता है आपके सबसे पहले ऑटोसोमल, फिर आता है एलोसोमल। ऑटोसोमल में आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर 2n+1 या 21+1 21वें क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। इसके कारण वो जो बच्चा होता है वो कुछ मंगोलियन जैसा दिखता है, राउंड फेस होता है, थोड़ा सा बड़ा जो हेड, फोर हेड है थोड़ा सा ब्रॉड होता है, पीछे से फ्लैट होता है, फिंगर्स पर लूप मिलते हैं, जो टंग होती है थोड़ी प्रोट्रूडेंट होती है, माउथ स्लाइटली ओपन रहता है, बहुत सारी कंडीशन मिल जाती है। मेंटली बिल्कुल प्रॉपर फिट नहीं होता है जैसे बाकी बच्चे होते हैं, तो एक डाउन सिंड्रोम की कंडीशन मिल जाती है। लैंगम डाउन ने सबसे पहले बताया था इसलिए उसके नाम पर दे दिया नाम डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा जो एलोसोमल है उसमें टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम मिलता है फीमेल के अंदर और वो है आपके 44+XO, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मिलता है मेल के अंदर जो है 44+XXY। यहाँ 45 क्रोमोसोम है, यहाँ पर आपके 47 क्रोमोसोम्स, और जो मैंने डाउन सिंड्रोम बताया था वो था 21+1, वो भी 47 क्रोमोसोम। तो ये ट्राइसोमी है, ये भी ट्राइसोमी है, और वो है मोनोसोमी।
ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा ट्राइसोमी है, कौन सा मोनोसोमी है। ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, यानी 47 क्रोमोसोम हो गए। मोनोसोमी का मतलब एक क्रोमोसोम कम हो गया। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा ही पूछ लेंगे आपसे, व्हाट इज ट्राइसोमी, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये ऑटोसोमल है, ये दोनों एलोसोमल है। क्लाइनफेल्टर के अंदर, मेल के अंदर एक एक्स एक्स्ट्रा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण, एक्स्ट्रा होने के कारण उसमें फीमेलनेस के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, मेलनेस के कुछ कैरेक्टर कम हो जाते हैं, स्टेराइल हो सकते हैं। और फीमेल के अंदर एक एक्स कम होने के कारण फीमेलनेस के कैरेक्टर कुछ कम हो जाते हैं। उसके अलावा oogenesis उसमें लेट, डिलेड, एब्सेंट हो सकता है और वो स्टेराइल हो सकती है। कुछ इस तरह कंडीशंस यहाँ पर मिल जाती है। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। इसमें जितने इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे बता दिए। तो ये सिंपल एक बीच में मुझे जैसा लग रहा है शायद वो मिस हो गया, एक आपके टॉपिक आता है जिसके अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जब एक से ज्यादा जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, जिसके अंदर बेस्ट एग्जांपल व्हेन मोर देन वन जीन आर रिस्पांसिबल फॉर सिंगल कैरेक्टर, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसका ऑपोजिट होता है प्लियोट्रॉपी, व्हेन वन जीन इज रिस्पांसिबल फॉर मोर देन वन कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। तो ये याद रखना आपको, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक का जो एग्जांपल है वो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, ह्यूमन में स्किन का कलर और गेहूं का कलर, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पीकेयू, सिकल सेल एनीमिया, ये एग्जांपल में आ जाते हैं आपके प्लियोट्रॉपी के। और एक मटर का एग्जांपल भी दिया हुआ है जिसमें जो शेप है, राउंड शेप, और साथ में जो स्टार ग्रेन की जो साइज है वो उसमें गिवन है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये काफी सारा डिस्कस किया है, 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एक जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, 3 यूनिट्स कुछ रिमेनिंग है, मैं कोशिश करूंगा उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो PYQs है, जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं और इस बार जिसके आने के चांसेस ज्यादा है, तो एक लंबा वीडियो बना के उसके अंदर सारा कंप्लीट उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके।